हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हमने रिप्रेजेंटेटिव सूट को कंप्लीट करना है जो कि ऑर्डर 1 रूल 8 में है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके प्री में भी आप कोई भी किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, एलएलबी में हो, एलएलएम में हो, अगर सीपीसी आता है आपके यहाँ तो ये जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव सूट वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिस लैंग्वेज में मैंने आपको लिख के दिया है, पहले जैसे हम पढ़ते हैं पहले हम डायरेक्ट लिखा हुआ होता है, बट वो हम समझते सबसे लास्ट में है, क्योंकि जब हम पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो बेरेट को समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। दिस इज़ द मेथड विच आई फॉलो, और मेरे को लगता है आप सबको भी ये फॉलो करेंगे तो बहुत ईजी रहता है चीज़ों को समझना। तो ऑर्डर 1 रूल 8 को हम पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेटिव सूट है, ये होता क्या है मैं ब्रीफ में आपको पहले समझा देती हूँ, फिर उसको हम पूरा थियोरेटिकल मतलब पूरा कंसेप्ट को समझेंगे। देखो, रिप्रेजेंटेटिव वर्ड क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। तो इसको ऐसे समझिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब हम क्लास में होते हैं, मतलब हम पढ़ रहे होते हैं, व्हेन वी आर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक व्यक्ति को, एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को अमंग अस मतलब हम में से एक को बनाया जाता है रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हमारा प्रतिनिधि बनाया जाता है। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है रिलेटेड टू कोई भी क्लास से रिलेटेड, कोई भी टीचर से रिलेटेड कोई और इशू होता है, तो दैट पर्सन इज गोइंग टू द टीचर और द प्रिंसिपल टू टेल अबाउट द प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग, है ना। तो वो व्यक्ति जाकर के बता के आता है हमारे बिहाफ पे। पूरी की पूरी क्लास जो है वहाँ पर नहीं चली जाती है बताने के लिए कि भाई हम जो है चलते हैं साथ में, हम पूरी की पूरी क्लास इकट्ठे होकर और प्रिंसिपल सर के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया इसलिए जाता है कि इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम तो आप जा सकते हैं कहाँ, टू प्रिंसिपल, बट दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड और हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज क्लास रिप्रेजेंटेटिव विल ओनली गो, वही जाएगा और वो जाकर के प्रॉब्लम कन्वे करके आ जाएगा। ये तो सिंपल बात हो गई। मैं आपको और सीधे लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। हमारे घर में एक शादी का कार्ड आता है, भले ही उस पर विद फैमिली लिखा रहता है, बट हमें पता होता है कि जान पहचान का है, तो ना डिपेंड्स ऑन अस कि हम सभी लोग जाते हैं कि फिर नहीं जाते हैं। तो अगर हम में से एक भी व्यक्ति चला जाता है, आप चले जाते हो अपनी फैमिली के बिहाफ पे, तो आप क्या हो, आप रिप्रेजेंटेटिव हो अपनी फैमिली का। मान लिया जाएगा हाँ फलां के घर से फलां व्यक्ति आया था, इसका मतलब वहाँ से फैमिली की अटेंडेंस हो गई, तो आपने प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंटेड आपने किया, आपने अपनी फैमिली को वहाँ पर जाकर के आप रिप्रेजेंटेटिव रहे, आपने रिप्रेजेंटेशन किया अपनी जो फैमिली है शादी में जाकर के। सिंपल, समझ में आ गया। मतलब कहीं ऐसी जगह होती है, सिचुएशंस होती हैं जहाँ सभी को जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक व्यक्ति भी चला जाएगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि हाँ ठीक है व्यक्ति चला गया, तो उसका मतलब सभी इसके पीछे आए हैं। या अगर एक बात करी जाए कंपनी की, ठीक है, तो अगर कंपनी को हमें पार्टी बनाना है, किसी सूट में अगर फाइल किया जाता है किसी कंपनी के अगेंस्ट, तो क्या सारे के सारे डायरेक्टर्स जो होते हैं उनके नाम उस पर लिखे जाते हैं? नहीं, कंपनी का नाम हो गया और कंपनी में से एक व्यक्ति जो रिप्रेजेंट करेगा कंपनी को वो आ जाएगा हाजिरी भरने। ऐसा तो नहीं सारे एम्प्लॉयज़ उठ के आ रहे हैं, सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सबके सब आ रहे हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, और वो होगा भी नहीं, है ना। तो इसीलिए एक व्यक्ति चला जाता है जो कि कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। इन द सेम वे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव सूट आ गया। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर क्या होता है, एक नहीं दो, बहुत सारे व्यक्ति, एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनका कि कोई जो है राइट इन्फ्रिंज होता है, और फिर उस राइट को अगर उनमें से एक व्यक्ति भी आकर के कोर्ट में सूट लेके आ जाता है तो माना जाता है कि उसने सबकी जगह पर या सबके बिहाफ पर वो लेकर के आ गया। बड़ा सिंपल सी बात है, कोई भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं। एक लोकेलिटी है, लोकेलिटी में बहुत सारे घर हैं, बहुत सारी मतलब फैमिलीज़ रहती हैं। अब उन फैमिली में कुछ लोकेलिटी में कुछ इश्यू हो जाता है, से फॉर इंस्टेंस वहाँ पर सड़क जो है वो ख़राब बनी हुई है, तो अब उस सड़क ख़राब बनी होने का कंप्लेंट लेके जाना है, तो उसमें क्या होगा, सारी की सारी फैमिलीज़ पार्टी बन जाएंगी? नहीं बनती हैं। उनमें से एक को व्यक्ति चला जाता है उन सबको रिप्रेजेंट करता हुआ। तो बिल्कुल इसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है, और इसका पर्पज़ भी यही है। क्या पर्पज़ है कि भाई प्रॉब्लम तो एक है ना, सड़क ख़राब है, तो अगर हर फैमिली उठ के जाएगी और हर फैमिली जो है केस फाइल करेगी तो मल्टीसिप्लिटी ऑफ सूट हो जाते हैं। बहुत सारे सूट कोर्ट के पास जो है आ जाएंगे, और फिर उससे ना सिर्फ कोर्ट का टाइम खराब होगा, एक्सपेंसेस भी जाएंगे, इनकन्वीनियंट भी होगी डिफेंडेंट को जिसके खिलाफ लेके आए हैं। तो दैट इज़ व्हाट रिप्रेजेंटेटिव सूट, जबकि एक पर्टिकुलर पार्टी को जो है बना लिया जाता है प्रतिनिधि बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे। तो ये तो हो गया मतलब आपको सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया कि रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है।
अब हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट उसका शुरू होता है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता रही हूँ बच्चे, अभी तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पर जिसने भी फॉलो नहीं करा, लेट मत कीजिए बच्चे। मेरा कल जो है वहाँ पर मॉक टेस्ट है, कल मतलब वीडियो जब अपलोड होगी आपके सामने आएगी तो डेट चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि मैं रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो सुबह तक ही आपके पास पहुँचेगी। तो जिस डेट को आपके पास पहुँच रही है आप देखोगे उस डेट पे 12 बजे मॉक टेस्ट है। और ये अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करने के बाद में सिविल का हमारा जो मॉक टेस्ट होगा वो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, उसके ऊपर बेस्ड होता है, सिविल लॉ के ऊपर बेस्ड होगा। जो कल मॉक टेस्ट होगा 12 बजे होगा, फ्री है, आपको कोई नहीं उसमें ऐसे नहीं है कि प्लस का चार्जेस लेना है, नो, फ्री है वो टेस्ट। आपको सिर्फ ARCHNA ये आपको लगाना है कोड, ठीक है। इस कोड को लगाना बिल्कुल मत बोलना, ARCHNA, इस कोड को मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, बिल्कुल लगाना। मेरे नाम की स्पेलिंग है और कुछ भी नहीं है, ARCHNA है। यहाँ पर स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा मेरी स्पेलिंग में काफ़ी ना एक तरीका प्रॉब्लम रहता है, नहीं समझ में आती, कई बार ARCHNA लिख देते हैं, तो दैट इज़ नॉट माई नेम स्पेलिंग, माई नेम इज़ ARCHNA। इस कोड को लगा देना, स्पेशल क्लास की एक्सेस मिल जाएगी। मुझे आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है बच्चे, क्योंकि ये स्पेशल क्लासेस हैं तो फ्री एक्सेस है। कोई इशू रहता है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहती है, तो टेलीग्राम के चैनल का लिंक मैं नीचे शेयर आपके साथ कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उस पर फॉलो करके मेरे को कोई भी क्वेरी रहती है आप मुझे जो बता सकते हैं। और वहाँ पर चैट ग्रुप का भी लिंक शेयर कर रही हूँ, कोई इशू प्रॉब्लम वो भी डिस्कस कर सकते हैं आप मेरे साथ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप इसके नोट्स भी चाहते हैं तो वो नोट्स भी मैं आपको दे दूँगी, वहीं पर प्रोवाइड कर दूँगी। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहे हैं जो मैं काफ़ी कवर करा चुकी हूँ और काफ़ी अभी मुझे कवर कराने हैं। मैं हर पर्सन को, आपको में से जो भी बच्चा ऐसा है मतलब जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है, जिसको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, मतलब सही लगता है, समझ में आता है कि ठीक है हाँ मैडम सही समझाती है, या जो भी समझना चाहते हो, कुछ भी मतलब मैडम नहीं बोलना चाहते, वट एवर यू वांट टू लाइक रेफर टू मी, जैसे भी आप मुझे एड्रेस करना चाहते हो, लेकिन आप अपनी बड़ी बहन समझ के कैसे भी, अगर आपको लगता है कि ठीक पढ़ाती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, जिसमें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकें। जितना लोग आप अनअकैडमी पर जुड़ेंगे उतना ही बेनिफिट आपका बहुत ज़्यादा होगा। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है इस चीज़ को जो है प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और कोड भी उनको बता दीजिएगा कि ये कोड लगा करके आप मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये फ्री स्पेशल क्लासेस है, जुडिशरी की जो कोचिंग चल रही है। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं बच्चे, तो भी आप अगर किसी और चीज़ की लॉ से रिलेटेड कोई भी आप जुड़ना चाहते हैं तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वहाँ पर कवर कराए जाते हैं। तो अभी यहाँ पर पता है आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप LLB में हैं, आपने कोई और कोचिंग ज्वाइन नहीं की, तो यहाँ पर अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो बहुत इकोनॉमिकल है, कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा। आप एक बार ज़रूर देखिएगा सब्सक्रिप्शन प्लान। इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस आपकी होती हैं। आप मेरा कोड लगा देंगे ना बच्चे, तो फिर आपको एक्सेस मिल जाएगी कि आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं जब आप क्लास के दौरान होते हैं। तो लाइव टेस्ट एंड क्विज होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, कल एक मॉक टेस्ट होगा, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं आपको, PDF फॉर्मेट में सारे नोट्स मिल जाते हैं। 3 अलग अलग बैच चल रहे हैं, एक 15 जून से स्टार्ट होगा, एक 5 मई से स्टार्ट हो चुका और एक 15 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। तो आप अगर इनमें से बैचेस का एडवांटेज लेना चाहते हो, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं, हिंदी इंग्लिश सभी आपको सिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ये मतलब जो हम लॉ समझाएंगे, नहीं, हिंदी इंग्लिश भी समझाया जाता है। और इन कोर्सेज, इन बैचेस के अलावा भी जितने प्लस कोर्सेज चलते हैं उसकी भी एक्सेस मिलती है अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं। ये प्लस सब्सक्रिप्शन के प्लान है, बट आई वुड सजेस्ट अगर आप चाह सकते हो, मतलब कन्वीनियंट है आपके लिए, तो आप 12 मंथ्स के लिए जाएगा, ये बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज आपको 2635 पर मंथ ही पड़ता है और EMI का कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है। मेरा कोड लगाने के बाद 10% आपको ऑफ मिल जाता है। और अगर कोई भी क्वेरी रहती है, आपको कुछ भी पूछना है प्लस से रिलेटेड, आप मुझसे चैट बॉक्स मैंने जो बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, उस पर पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम पर। तो ये मेरा कोड है ARCHNA, ये लगाने के बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। कोड लगाना मत भूलना, फ़ायदा है, 10% ऑफ मिलता है। तो ठीक है, ये हमारी हो गई बात जो मुझे आपको बतानी थी। मैं फिर से बात तो मैंने बता दी, मैं फिर से आपको बोलूँगी बच्चे, आप अनअकैडमी पे प्लीज़ मुझे फॉलो करने में देरी मत लगाओ, प्लीज़ मत देर करो, और जितनी जल्दी हो सके इफ़ यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले लो, मेरा कोड एंटर करके स्पेशल क्लासेस की एक्सेस भी ले लो, इसमें देरी मत लगाओ।
पॉलिसी सबकी चेंज होती रहती है, नेवर नो कब क्या हो जाए, तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिए। बाकी रेस्ट अप टू यू, मैं आप मतलब फोर्स तो नहीं कर सकती, बट मैं कहूँगी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, आपको एक बार ज़रूर जाके देखना चाहिए, स्पेशल क्लासेस की एक्सेस ज़रूर देखनी चाहिए। तो ऑर्डर 1 रूल 8, जैसे कि ये तो बेयर एक्ट है और मेरे पढ़ाने का यही तरीका है बच्चों की, मैं बेयर एक्ट बाद में, पहले हम इसको समझेंगे कि ये है क्या। तो देखिए जनरली रूल ये है कि जितने भी पर्सन्स इंटरेस्टेड होते हैं सूट में, उन सबको जो है पार्टी बनाना ज़रूरी होता है, ओट टू बी जॉइंड इस पार्टीज। वाई सो? क्योंकि अगर हम उन्हें पार्टी नहीं बनाएंगे, अभी कल की क्लास में हमने पढ़ा है, तो हो सकता है ऐसा हो कि उनको पार्टी बनाए बिना जो हमारा सूट है वो प्रॉपर्ली एजुकेट नहीं होगा, तो पार्टी बना करके लेके आइए, ये कंपलसरी है, मस्ट है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जो ज़रूरी नहीं है। ऑर्डर 1 रूल 8 ये इसी के एक्सेप्शन के तौर पे काम करता है कि अगर हमें बहुत सारे व्यक्ति हैं, सबको पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं, एक भी आ गया तो अभी हम जो है केस जो है इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और जो रिलीफ है वो प्रॉपर मिल सकता है। ऑर्डर 1 रूल 8 CPC का प्रोवाइड करता है, जब बहुत सारे पर्सन्स होते हैं एक सूट के इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनमें से एक या एक से ज़्यादा जो होता है कोर्ट की परमिशन से, यहाँ एक एक वर्ड समझिएगा, कोर्ट की परमिशन से नोटिस दे करके फिर जैसा कोर्ट कहते हैं उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग या तो दूसरे व्यक्तियों को सू कर सकते हैं, कि यहाँ पर ये लिखना दूसरे व्यक्तियों को सू कर सकते हैं, एक से ज़्यादा व्यक्तियों को सू कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गड़बड़ करी है, तो एक ही दो या प्लेंटिफ है या एक ही प्लेंटिफ है तो बहुत सारों का नाम ले जा करके एक के नाम चला गया, लेके चला गया, तो वो भी हो सकता है। और बहुत सारे प्लेंटिफ है, एक ही डिफेंडेंट के खिलाफ जा रहे हैं तो एक प्लेंटिफ भी ले जाकर जो है सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। Plaintiff in a representative suit need not to be obtained the previous consent of the person to whom he seeks to represent। तो जिसको रिप्रेजेंट करना है उसे पहले परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि भाई ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति की आप जो है कंसेंट लेके आओगे, सहमति लेके आओगे कि मैं जा रहा हूँ और मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, लाओ मुझे सिग्नेचर करके दो, तो वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन है। अब आप ये देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, ठीक है, तो उसमें एनवायरमेंट के खिलाफ, अगर एनवायरमेंट के मतलब खिलाफ कोई व्यक्ति कुछ करता है, तो अगर कोई व्यक्ति लेके जाता है PIL फाइल करता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें रहता है कि सबके बेनिफिट के लिए हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई अगर हम कह रहे हैं कि सबकी कंसेंट लेंगे तभी जो है सूट आपके फाइल कर सकते हैं, तभी PIL लेके जा सकते हैं, नहीं ना, बिल्कुल ऐसे ही कि सभी की कंसेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऑल्दो PIL बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, उसको यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मैंने समझाने के लिए आपको बोला। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है एक ऐसा सूट जो कि फाइल किया जाता है और अगेंस्ट वन और मोर पर्सन्स ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन द सूट। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान रखना कि सब्जेक्ट मैटर सेम हो वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है, सबका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, सभी एक तरीके का जो है जो चीज़ चाहते, जो रिलीफ चाह रहे हैं उनका इंटरेस्ट सबका सेम होना चाहिए, यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहली बात तो यही है, फैसिलिटेट करना है डिसीजन ऑफ क्वेश्चंस इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स आर इंटरेस्टेड विदाउट रिकोर्स टू द ऑर्डिनरी प्रोसीजर। ऑर्डिनरी प्रोसीजर क्या है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितनी भी प्लेंटिव्स हैं, उन सबको साथ लेके आओ तभी हम सूट को जो इंस्टीट्यूट करेंगे। तो उस प्रोसीजर पे न रह जाकर के जब सेवरल पर्सन्स हैं तो उनके बिहाफ पे हम फैसिलिटेट करें कि प्रोसीडिंग स्मूथली हो जाए। ऐसा ना हो कि भाई अब सोचो ना, आप 100 बंदे हों अगर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चलो 1 या 2 बंदे, ठीक है, अब वो तो चलो चले गए सूट लेकर के, लेकिन अगर 100 के 100 कोर्ट में चले जाएं तो व्हाट विल द सिनेरियो इन द कोर्ट, है ना। तो दैट इज़ व्हाट कि फैसिलिटेट हो जाए हमारा जो सूट की प्रोसीडिंग है, उसके लिए है टाइम्स जो है सेव किए जाएँ, खर्चे एक्सपेंस जो है एक्सपेंसेस जो है वो कवर किए जाएँ, एक सिंगल कंप्रहेंसिव ट्रायल हो इन द क्वेश्चन इन विच न्यूमरस पर्सनस आर इंटरेस्टेड, सिंगल ट्रायल करें जिसमें बहुत सारे लोग जो है इंटरेस्टेड हैं। हरासमेंट ना हो पार्टीज़ का, क्योंकि आपको पता है अभी हमने कहा कि एक मोहल्ले में एक सड़क बनानी है, तो उस सड़क को बनाने के लिए अभी जब हमने डिफेंडेंट के अगेंस्ट हम जाएंगे तो म्यूनसिपैलिटी के अगेंस्ट से जाएंगे ना, तो हर व्यक्ति हर घर उठा के जाके अगर सूट फाइल कर देगा तो एक तो बहुत सारे सूट्स हो जाएंगे, कोर्ट का टाइम खराब होगा, दूसरा हरासमेंट होगा पार्टी का, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेटिव सूट का ऑब्जेक्ट यही है। अब आता है इसका इम्पोर्टेंस का, मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस एकदम क्लियर हो ही गई होगी कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है। ऐसे केसेस में जहाँ पर कॉमन राइट और इंटरेस्ट एक कम्युनिटी का या मेंबर्स ऑफ एन एसोसिएशन का लार्ज सेक्शन जो बहुत ज़्यादा है इन्वॉल्व हो, तो बहुत चैलेंजिंग रहेगा, वो डिफ़िकल्टीज आएंगी अगर हम ऑर्डिनरी प्रोसीजर में लेकर चलते हैं कि हर एक व्यक्ति आ जाए, उठ के आ जाए और अपना जो है सूट मेंटेन कर ले। तो उसी के लिए न्यूमरस सूट्स ना हो, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ऑर्डर 1 रूल 8 क्या
कहता है कि आप जो आकर के इसमें जो है क्या कर सकते हैं, एक सूट को इनेक्ट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन्स। तो प्रोविज़न है उसको हमने लिबरली इंटरप्रेट करना है विच विल सबसर्व द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स इनेक्टमेंट, ताकि इसके इनेक्टमेंट के पर्पस को सोल्व किया जाए। रिक्विजाइट क्या है, एप्लीकेबिलिटी की, इसका मतलब यहाँ पर क्या ज़रूरत है, कैसे ये एप्लीकेबल होएगी। रिक्विजाइट कैसी कौन सी ज़रूरत है जिसके होने के बाद ही ये जो है हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव सूट की जो बात है वो कंप्लीट होती है। तो सबसे पहली बात है कि एक क्लास के मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड सारे मेंबर्स, उनका कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में, और कॉमन ही ग्रीवाइंस और कॉमन ही रिलीफ उन्हें चाहिए इन इस नेचर भी बेनिफिशियल टोल, जिससे सभी का जो है वो, ग्रीवाइंस का क्या मतलब होता है, ग्रीवेंस का मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, असंतोष है, तो वो जो रिलीफ चाहिए उनको असंतोष को ख़त्म करने के लिए वो सबका कॉमन होना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ और देखनी है कि जो प्रोविज़न है वो इनेबलिंग प्रोविज़न है, और ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति को कंपेल किया जा रहा है कि it does not compel anyone to represent many persons if he by himself has right to suit। ये नहीं कह रहे कि ज़बरदस्ती हम किसी को कह रहे कि नहीं भाई तू तो मेरे साथ सूट में जाएगा ही जाएगा, तो देखना भाई, ऐसा बंधु वाला काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर वो व्यक्ति अपना सूट अलग लेके जाना चाहता है तो वो लेके जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आप लेके तो जा सकते हो, बट एक तरीके से अगर आपका खुद का कोई अधिकार है, आप इन्फ्रिंज हो रहा है, आपको लग रहा है कि भाई कॉमन नहीं है सबका बट कोई अलग है जो कि और भी ज़्यादा, ऐसे अगर सड़क वाली बात करें तो सड़क के साथ साथ हो सकता है उसी का घर जो है म्यूनसिपैलिटी में कुछ नोटिस आया है कुछ है, तो उस व्यक्ति का अपना अलग अधिकार हो जाता है। तो दैट इज़ वॉट द थिंग कि अगर किसी व्यक्ति का और भी अधिकार हो जाता है कम्युनिटी के इंटरेस्ट से अलग, तो उसको भी अधिकार है कि वो जाके सूट इंस्टीट्यूट करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको कंपेल करे, नहीं तुम तो हमारे साथ ही आना पड़ेगा, मोहल्ले का पार्ट नहीं है क्या बेटा तू, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर इसकी कंडीशन क्या है, पार्टीज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, न्यूमरस। अभी जो वर्ड है ना न्यूमरस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन नंबर होना चाहिए, मतलब अनंत, कोई सीमा ही नहीं है, 50 60 नहीं, 100 1000 2000 ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमरस का मतलब कि काफ़ी होने चाहिए, मतलब 10 20 भी होंगी तो भी चल जाएगी। तो स्पेसिफिक कुछ नहीं है कि 1000, न्यूमरस का मतलब अनंत है, कोई सीमा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और उनका जो इंटरेस्ट है सूट में वो सेम होना चाहिए, और परमिशन जो है वो मिल जानी चाहिए कोर्ट से कि हाँ इंस्टीट्यूट कर सकते हो, और जो कोर्ट डायरेक्शन देती है फिर उसके अकॉर्डिंग भी चलना होता है। फिर मैंने आपको बताया था नोटिस भी जाना ज़रूरी है, सूट क्या जो है नोटिस भी है वो हम इशू कर देना चाहिए पार्टीज़ को। अब यहाँ पर देखो, अगर पार्टीज़ अभी आप पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी, फिर भी अभी बता दे रही हूँ। अगर नोटिस की बात करूँ तो नोटिस में क्या होता है, जैसे अगर हमने बोला पार्टीज़ के पास नोटिस आना चाहिए, अब पार्टीज़ इतनी सारी हैं और अलग अलग जगह पर रहती हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है कि उन सबके पास जाया जाए नोटिस। तो एक एडवर्टीज़मेंट के तरीके से, मतलब एक उसमें न्यूज़पेपर में निकाल करके भी नोटिस जो है वो सर्व किया जा सकता है। तो द स्कीम ऑफ फाइलिंग ए रिप्रेजेंटेटिव सूट दस इंडिकेट्स 4 डायमेंशनल मूवमेंट, जो कि हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला, एक्शन बाय वन पार्टी कॉल्ड प्लेंटिफ अगेंस्ट अपोजिंग पार्टी कॉल्ड डिफेंडेंट। तो पहली चीज़ तो यही हो गई, सूट कैसे होता है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट लाता है। तो एक मैटर जो है वो डिस्प्यूट के अंदर है, कॉज ऑफ एक्शन है, और लीगल रिलीफ इसमें मांगा जाता है, और सबका इंटरेस्ट जो होता है वो सेम होता है। सबसे पहला न्यूमरस, तो मैंने आपको बताया न्यूमरस का मतलब नंबरलेस या इन नंबरल नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी मीनिंग है जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। ये जो क्वेश्चन है वो कोर्ट के द्वारा डिसाइड होता है अपॉन द फैक्ट ऑफ ईच केस टेकिंग इनटू अकाउंट द नेचर ऑफ कंट्रोवर्सी, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट एंड सो ऑन। तो देखा जाता है कि भाई इनका एक्चुअल में सब्जेक्ट मैटर सबका सेम है या नहीं, एक्चुअल में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो इन सब बेसिस पे इस प्रोविजन के अंदर द बॉडी ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटेड मस्ट बी सफिशिएंटली डेफिनेट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए अनंत है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है, नंबर जो है वो अनंत नहीं है, मतलब कि ये बहुत सारे नहीं है, जितने भी हो सकते हैं हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मस्जिद शाहिदगंज वर्सेस एसजीपी कमेटी AR 1938 का केस, इस केस में ये कहा गया कि कोर्ट ने ये कहा कि जो एक रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है जो कि इंस्टीट्यूट किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए विलेज, मतलब एक गांव के रहने वाले लोगों के द्वारा जिसको जो है इंस्टीट्यूट किया जाता है, तो किस किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, जैसे विलेज की प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, किसी मेंबर ऑफ सेक्ट मतलब एक संप्रदाय के मेंबर्स के द्वारा हो सकता है, कास्ट या कम्युनिटी के द्वारा हो सकता है, तो वो ऑर्डर 1 रूल 8 के अंदर आता है। और ये भी उन्होंने कहा, इट इज़ ऑल्सो नोटेड दैट रूल डज नॉट डिबार एनी मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी फ्रॉम मेंटेनिंग ए सूट इन हिज ओन राइट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट एक्ट कंप्लेंट ऑफ इंजरीज टू अदर मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी एज वेल। मैंने अभी आपको बताया ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति का अपना कोई और भी अधिकार बनता होगा, कोई राइट बनता होगा, तो वो उस राइट को इंडिविजुअल कैपेसिटी में ला सकता है।
कम्युनिटी के साथ तो ला ही रहा है और नहीं भी ला रहा तो कंपेल नहीं कर सकते उसको। हाँ, वो अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में लेके आना चाहता है तो वो लेके आ सकता है। तो न्यूमरस वाली बात हो गई। फिर सेम इंटरेस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उन सबका इंटरेस्ट जो है वो सेम होना चाहिए। ये एसेंशियल है कि जो पार्टीज़ हैं उनका सबका इंटरेस्ट जो है वो सेम होना चाहिए, कॉमन टू ऑल होना चाहिए, और कॉमन ग्रीवाइंस है जिसको कि वो हैंडल करने के लिए बता रहे हैं, रिड्रेस करने के लिए कह रहे हैं। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एसेंशियल है रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए। ये जो एक्सप्रेशन है सेम इंटरेस्ट वॉज एक्सप्लेन बाय लॉर्ड मैकनॉटन इन बेडफोर्ड ड्यूक ऑफ वर्सेस एलिस इन 1901 के केस में। कैसे डिफाइन किया गया था? Given a common interest and common grievance, a representative suit was in order if the relief sought was in the nature beneficial to all whom the plaintiff proposed to represent. इसको मत भूलना, जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन लिख के आओ, अगर आपको आंसर आता है, इसका मतलब अभी तो आ ही जाएगा जब मैंने आपको समझा दिया है, तो अगर आप जब भी लिख के आओगे ना बच्चे, तो प्लीज़ इसको कोट करना मत भूलना। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से उन्होंने कहा है कि कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन ग्रीवाइंस की जब रिप्रेजेंटेटिव सूट में बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो रिलीफ वो व्यक्ति मांग रहा है वो सभी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, जिसको लेकर के, जिसका वो रिप्रेजेंटेटिव बन के, जिसको कि लेकर के वो अपने साथ पार्टी बना के आ रहा है, तो सभी के लिए उसका जो रिलीफ है वो बेनिफिशियल होना चाहिए। दैट इज़ वोट की सेम इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर है। The question of same cause of action arises from the object and reasons of Rule 8. The amendment to the rule in 1976 has added an explanation to clarify that such person need not have the same cause of action. सेम कोज ऑफ एक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, सेम इंटरेस्ट होना चाहिए। सेम इंटरेस्ट का मतलब सेम कोज ऑफ एक्शन नहीं होता है। कोज ऑफ एक्शन का मतलब भाई मैं आपको समझाऊँ, अगर जैसे सड़क टूटी हुई है, अब सड़क टूटने के बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति उसके अंदर मतलब सड़क पे चलता है और वो गिर जाता है, उसके चोट लग जाती है, तो यहाँ देखो उसका कोज ऑफ एक्शन अलग हुआ। दूसरा व्यक्ति आता है, वो अपना जो है से फॉर इंस्टेंस अगर वो चल रहा था सड़क मतलब बाइक के थ्रू या साइकिल पे चल रहा था, टूटी हुई सड़क थी और वो एक मिल्क मैन है, उस दूध के पतीले उसके गिर जाते हैं तो उसका दूध का नुकसान हो जाता है, तो वहाँ पर उसका नुकसान अलग है, कोज ऑफ एक्शन अलग हो गए। एक गिरा, चोट लग गई, दूसरे को जो है दूसरे का जो नुकसान हो गया मॉनेटरी टर्म में, तो अब इसमें क्या है, कोज ऑफ एक्शन तो अलग हो गए। लेकिन जब सब मिलके सब ने अर्जी डाली, सब ने सूट इंस्टीट्यूट किया कि सड़क खराब है, इसको सही किया जाए, तो इंटरेस्ट सबका सेम होना चाहिए। कोज ऑफ एक्शन अलग अलग हो सकते हैं। कोज ऑफ एक्शन के बेस पे हम नहीं वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव सूट बना रहे, हम बना रहे हैं इंटरेस्ट के बेस पे। ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट के बेस पे। अब यहाँ फिर वही वाली बात आ जाती है कि अगर एक व्यक्ति अपनी इंजरी के लिए अलग से सूट इंस्टीट्यूट करना चाहे तो वो इंस्टीट्यूट कर सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये वाली बात ध्यान रखना। आई होप आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एक ही केस है टीएन हाउसिंग बोर्ड वर्सेस गणपति 1990 का केस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए। इस केस में रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो थी वॉज अलॉटेड। In this case, residential building was allotted by the housing board to the applicants who belongs to the new low income group, जो कि एक मतलब लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते थे, उनको हाउसिंग बोर्ड ने कुछ जो थी बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग अलॉट की। सेटलमेंट हो गया प्राइस की। आफ्टर सेटलमेंट ऑफ प्राइस एक्सेस डिमांड्स वाज मेड बाय द बोर्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब प्राइस एक बार सेटलमेंट हो गई तो उसके बावजूद भी बोर्ड ने क्या किया, उससे ज़्यादा की प्राइस मांग ली। अब जब अलॉटी थी उन्होंने चैलेंज किया कि जो डिमांड है वो गलत है। उन्होंने क्या किया, एक सूट फाइल के रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, तो ये कंटेंट किया गया कि ये जो सूट है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में मेंटेनेबल नहीं था। एज सेपरेट डिमांड नोटिस वर इशूड अगेंस्ट ईच ऑफ द अलॉटीज, क्योंकि हर एक अलॉटी को अलग अलग नोटिस यहाँ पर इशू हुआ था, तो हर एक का कोज ऑफ एक्शन यहाँ अलग अलग हो गया। नेगेटिव इन द कंटेंशन, पहले वाली जब कोर्ट पहले गया केस तो कोर्ट ने तो ये कह दिया, पर जब सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल ऑफ देम हैड द सेम इंटरेस्ट एंड देयरफॉर सूट वाज मेंटेनेबल, क्योंकि सबका एक ही इंटरेस्ट है कि प्राइस बढ़ गई है, वो पहले उसने कुछ और मांगी, अब वो कुछ और मांग रहा है, तो सभी का इंटरेस्ट यही है, भले ही सबके पास नोटिस अलग अलग गया हो, बट इंटरेस्ट क्योंकि सबका सेम है, तो इसीलिए कहा कि ये सूट को मेंटेन किया जा सकता है। तो कोज ऑफ एक्शन का होना ज़रूरी नहीं है, सेम क्या ज़रूरी है, इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट में ऑब्जेक्ट होता है फैसिलिटेट करना। क्या फैसिलिटेट करना? डिसीजन ऑफ क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चन? जो कि लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स आर इंटरेस्टेड विदाउट रिकोर्स टू ऑर्डिनरी प्रोसीजर, की अगर ऑर्डिनरी प्रोसीजर पे चलेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स के जो अधिकार हैं वो उन्हें नहीं मिल सकते हैं। तो फिर क्या ऑप्शन है? ऑप्शन यही है कि एक सूट में हम जो है सारे के सारे चले जाएं मिल करके।
द मेन ऑब्जेक्टिव टू अवॉइड ऑब्वियस न्यूमरस सूट ना हो, ये इसका हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑल पर्सन्स मस्ट हैव सेम इंटरेस्ट इन द सूट एंड परमिशन मार्क्स बीइंग ग्रांटेड बाय द कोर्ट। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट की परमिशन हमने ले लेनी है और नोटिस भी इसका जरूर जाएगा, है ना। ये चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट इसमें कवर। यही बात करते हैं हमारी नेक्स्ट हमारी जो एसेंशियल कंडीशन है, परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये मैंने आपको बताया कि कोर्ट की परमिशन लेनी ज़रूरी है। कोर्ट ने परमिशन दे दी हो कि ठीक है आ जाओ, आप लोग आ जाइए, आपको रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए परमिशन देते हैं, उसमें भी डायरेक्शन, फिर कोर्ट डायरेक्शन देंगी जिस तरीके से उस तरीके से आया जाएगा। दिस इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बाइंड द पर्सन्स अदर देन दोज हु आर एक्चुअली पार्टीज टू इट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये इसलिए किया जाता है ताकि जो पार्टीज, हम कह रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति प्लेंटिफ बन रहा है दूसरों को अपने साथ लेके आ रहा है तो उसमें कोर्ट की परमिशन होनी ज़रूरी है। अगर परमिशन नहीं ली जाती तो सूट जो होगा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, ठीक है। परमिशन अंडर ऑर्डर 1 रूल 8 CPC में बी ग्रांटेड इवन आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सूट इंस्टीट्यूट हो गया उसके बाद भी अगर वो ऐड कराना चाहे तो करा सकता है, और अपैलेट स्टेज पे भी करा सकता है बाय अलोइंग एन अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट करा के। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्वेश्चन ही आ जाता है कि कैसे उसको अलाउ कर देंगे एक बार सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद। तो ऐसे अलाउ, ऐसे अमेंडमेंट कर देंगे अगर कह रहे हैं कि इस अमेंडमेंट की वजह से जो नेचर ऑफ सूट है अगर वो चेंज नहीं होता, मटेरियलिटी में चेंज नहीं होता, मतलब सूट का जो मुद्दा है, मेन पर्पस है, वो अगर चेंज नहीं होता तो फिर सूट को अलाउड कर देंगे उसमें अमेंड करने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव सूट उसको बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट एसेंशियल कंडीशन नोटिस, तो नोटिस भी देना जरूरी है। जितनी भी कंसर्न पार्टीज़ हैं उनको नोटिस पहुँचना ज़रूरी है कि परमिशन आपको हमें ले ली है, परमिशन इज़ ग्रांटेड टू file a suit in representative capacity, then it is mandatory to give notice of the institution of suit to all parties interested। तो जो भी पार्टीज इंटरेस्टेड है, चाहे प्लेंटिफ डिफेंडेंट, सबके पास नोटिस जाना चाहिए, चाहे पर्सनल सर्विस के थ्रू जाए चाहे एडवर्टीजमेंट के थ्रू जाए। जैसे कि कोर्ट ने कहा, मैंने आपको बताया ना, अगर ज़्यादा लोग होंगे पॉसिबल नहीं है तो एडवर्टीजमेंट भी दे सकते हैं, बट अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट मस्ट सी दैट if they direct the notice should be by the public advertisement, it must disclose the nature of the suit। उसको बताना होगा कि भाई, कोर्ट बताएंगे कि ये सूट इस तरीके का है, पॉसिबल नहीं कि जाके पर्सनली नोटिस दिया जाए। तो रिलीफ क्लेम जो है वो फिर उसके बाद पब्लिक के अकॉर्डिंग, मतलब उसको पब्लिक न्यूज़पेपर में जाके एक नोटिस निकाल सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं नोटिस के अंदर क्या होना चाहिए, नेम ऑफ पर्सन्स होना चाहिए जिनको की परमिशन दी गई है रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि वो पर्सन जो है उनके पास अपॉर्चुनिटी हो जाए, आदर दे वांट टू बी इन द सूट और नोट। सिंपल सी बात है ना, अगर किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना लिया और हमने कहा कि उनकी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, लेटर ऑन उन पार्टी को बाद में पता चलता है भाई तुम भी तो उस पार्टी में थे, तुम्हें भी तो सूट का एक पार्टी बनाया गया था, लेकिन वो नहीं बनना चाहता, तो नोटिस का मतलब यही है कि उन्हें बता देना यस यू हैव बीन मेड ए पार्टी इन दिस पर्टिकुलर सूट, तो फिर उसके लिए उन्हें नोटिस दिया जाता है। फिर टाइटल, ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जस्ट ए मोमेंट, यस दिस टाइटल। तो जब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट की तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ए बी ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑल अदर क्रेडिटर्स ऑफ CD। यहाँ पर CD के जितने भी क्रेडिटर्स हैं, ए और बी कह रहे हैं हमारे हैं, और बाकी जो जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनके बिहाफ पे CD के। जैसे आप देखते हो ना कई केसेस में लिखा जाता है एंड अदर्स, तो बस वही है ऑल अदर क्रेडिटर्स ऑफ CD। तो ये तो प्लेंटिफ हो गए वर्सेस CD डिफेंडेंट। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव सूट का टाइटल बनता है। तो वेयर द सूट इज फाइल्ड बाय और अगेंस्ट पर्सन्स इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, दैट फैक्ट शुड बी स्टेटेड इन द बॉडी ऑफ द प्लेंट एज वेल एज इन द टाइटल ऑफ द सूट। तो बॉडी में जो प्लेंट लेके जाएंगे उसमें भी होना चाहिए और टाइटल में भी होना चाहिए, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का टाइटल हो गया। फिर आता है एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज। तो जो हमारा सब रूल है, रूल 8 का जो सब रूल है वो कहता है कि कोई एनी पर्सन हुज बिहाफ ए सूट इज फाइल्ड और डिफेंडेंट अंडर सब रूल 1, वो क्या कर सकता है, कोर्ट के पास जा सकता है टू बी एडेड एज ए पार्टी ऑफ द सूट, कि इसको ऐड कर दीजिए पार्टी बनाने के लिए। सच पर्सन मस्ट शो दैट द कंडक्ट ऑफ द सूट इज नॉट इन प्रॉपर हैंड्स एंड दैट हिज इंटरेस्ट विल बी सीरियसली अफेक्टेड टू हिज प्रेजुडिस इफ ही इज नॉट जॉइंड एज ए पार्टी टू द सूट। जो ऑर्डर 3 कह रहा है कि व्यक्ति अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट में पार्टी बनना चाहता है तो वो ऐड करने के लिए अपने आप को जा सकता है कोर्ट के पास, और वो ये बताए कि अगर उसको ऐड नहीं किया गया तो उसके इंटरेस्ट जो होंगे वो सफ़र होंगे। रीज़न क्या है, रीज़न इज दैट कंसिडरेबल डिले मे बी कॉस्ट इन फाइलिंग ए फ्रेश सूट बाय सच पार्टी एंड द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर उसको पार्टी नहीं बनाया गया, वो सूट लेके आएगा, सूट लेके आने में हो सकता है उसको जो बेनिफिट मिलना हो, जो रिलीफ मिलना है वो रिलीफ देर से हो जाए, और फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि कॉस्ट जो है लिटिगेशन की वो कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो सकती है, कोर्ट का टाइम भी जाएगा। तो इसीलिए आप हमें भी पार्टी
बना लीजिए। तो जो एप्लीकेशन है वो बिना देरी के बनानी चाहिए। हमारे CPC में हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें हमें सब ये समझ में आ गया है कि जैसे ही हमें पता है एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ उसमें ऐड करना है पार्टी, तो जल्दी जल्दी हो सके कर लीजिए। बिना टाइम के अगर टाइम लगा के करा तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने अपने अधिकार को खुद ही वेव ऑफ कर दिया, खुद ही फिनिश कर दिया। तो सच पर्सन कैन ओनली बी एडेड एज को प्लेंटिव और एज को डिफेंडेंट बट कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द ओरिजिनल पार्टीज। ना इसमें ध्यान रखना है, ऑर्डर हमने A1 का जो रूल 10 पढ़ा था कल, वहाँ सब्सटीट्यूट की भी बात की थी, लेकिन यहाँ जब एडिशन की बात हो रही है तो यहाँ पर किसी को सब्सटीट्यूट करके नहीं करे बल्कि उसको खुद को भी ले लिया गया है, बाकी जो है उन्हें ऑलरेडी रहने दिया है। जो सब रूल 5 है हमारे रूल 8 का, जो कि अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ 1976 के, वो कहता है कि जब एक व्यक्ति को where any person suing in his capacity or defending a representative suit does not proceed with due diligence, की मतलब जब कह रहे हैं कि उसको आना चाहिए था बट वो नहीं आया था, तो फिर उस केस में उसके जो अधिकार है वो कोर्ट क्या करेंगी, उसके बिहाफ पे किसी और को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सिंपल बात है, अगर एक व्यक्ति को आना चाहिए था उसने डिले कर दी, नहीं आए, तो उसके बिहाफ पे अगर कोई और व्यक्ति आता है लेकर के एप्लीकेशन तो उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। दैट वेयर एनी पर्सन सुइंग इन सच कैपेसिटी और डिफेंडिंग ए रिप्रेजेंटेटिव सूट डज नॉट प्रोसीड विद ड्यू डिलीजेंस, उसको पता है देरी हो रही है फिर भी नहीं आ रहा है, इन द सूट और डिफेंस द कोर्ट में सब्स्टिट्यूट इन हिज प्लेस any other person having the same interest in the suit. This is the most important thing which we have to take care while talking about or while thinking about or while deciding about the representative suit, that there should be a same interest, there should be same interest in the suit. Same interest नहीं है सूट में तो फिर नहीं हम किसी को भी पार्टी बना सकते हैं। फिर आता है नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस का मतलब जो अभी हमने कंडीशन पढ़ी कि न्यूमरस पार्टी होती हैं, फिर उनको नोटिस भी दिया जाता है, कोर्ट की परमिशन ली जाती है कि हम रिप्रेजेंटेटिव सूट लेके आना चाहते हैं और सबका इंटरेस्ट जो होता है सेम होता है। तो कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं और एक हम रिप्रेजेंटेटिव सूट लेके आ जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कह रहे हैं कि जो पार्टीज़ आई उनको तो डिसीजन जो आएगा, डिक्री जो आएगा वो बाइंडिंग हो जाएगा, लेकिन जिनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया उनके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होगा। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव सूट एंड रेस जुडिकाटा। तो कह रहे हैं कि अगर एक डिक्री ऑब्टेन की जाती है रिप्रेजेंटेटिव सूट में, ठीक है, एक डिक्री को ऑब्टेन किया गया रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो कि ऑर्डर 1 रूल 8 के अकॉर्डिंग की गई थी, अभी हमने पढ़ा ना, अगर उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जो मतलब जो जिनको रिप्रेजेंटेटिव किया था, रिप्रेजेंट किया था जिन पार्टीज़ को, उनके ऊपर वो बाध्य नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि अगर ऑर्डर 1 रूल 8 के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर कोई डिक्री आई है तो वो एक रेस जुडिकाटा के तौर पर ही काम करेगी उन सारे मेम्बर्स के ऊपर जिन मेम्बर्स को पार्टीज़ बनाया गया था, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट अबेटमेंट। तो अबेटमेंट का मतलब समझिए एक रिप्रेजेंटेटिव सूट जो होता है वो अबेट नहीं होता, मतलब वो ख़त्म नहीं होता अगर एक रिप्रेजेंटेटिव की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसके बिहाफ पर, उसकी जो व्यक्ति की डेथ हुई है उसके बिहाफ पर जो है किसी और मेंबर को जो है हम एज प्लेंटिव या डिफेंडेंट के तौर पे, अगर प्लेंटिव की डेथ हुई डिफेंडेंट के तौर पे, तो अभी तो सूट तो जीवित है ना, सूट तो कहीं नहीं गया ना, बहुत सारी पार्टी थी उनमें से एक की डेथ हुई तो दूसरी पार्टी को सब्स्टिट्यूट करा लिया जाएगा। कोस्ट की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव सूट, इन ए रिप्रेजेंटेटिव सूट ऑल्सो पार्टीज ऑन रिकॉर्ड, वो पार्टीज जो रिकॉर्ड पे होती हैं वो लाइबल होती हैं कोस्ट पे करने के लिए। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में जब अनरिप्रेजेंटेटिव पार्टीज हैं, मतलब जिनको रिकॉर्ड पे पार्टीज नहीं है, उनको कह सकते हैं कि आप जो है कोस्ट पे कीजिए दूसरी साइड को। समझिए बात को, जिनको जो रिकॉर्ड पर है, मतलब जिनके नाम है सूट में, तो उनको तो बोल रहे हैं कि वो तो लाइबल हैं पे करने के लिए, लेकिन जो रिकॉर्ड पे नहीं है वो लाइबल नहीं है सूट कोस्ट पे करने के लिए। और उसमें भी कह रहे हैं कि अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं तो जिनका रिकॉर्ड पे नाम नहीं है उनको भी बोला जा सकता है कि कोस्ट पे कीजिए। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई, जो हमने आपको थ्योरी जो समझा दी, कॉन्सेप्ट समझा दी। अब मैं फटाफट बेयर एक्ट पे चलती हूँ और बेयर एक्ट से भी आपको सभी जो है समझा देती हूँ। देखिए, जो हमारा ऑर्डर 1 है रूल 8, उसका बेयर एक्ट से समझिएगा। रूल 8 का सब रूल 1 क्या, पहले टाइटल समझते हैं। 1 पर्सन मीन्स सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन द सेम इंटरेस्ट। समझ में आ गया, एक पर्सन को सू कर सकता है या डिफेंड कर सकता है बहुत सारों के बिहाफ पे जिनका इंटरेस्ट सेम है। जब न्यूमरस पर्सन है, सेम इंटरेस्ट है, वन और मोर ऑफ सच पर्सन में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। समझ में आया, वर्ड समझ में आया, एसेंशियल कंडीशन है परमिशन ऑफ कोर्ट से सू और बी सूड, मतलब प्लेंटिफ भी बन सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे, डिफेंडेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल
all the persons so interested. That court may direct that one or more of such person may sue or be sued or may defend such suit on behalf of or for the benefit of all the persons so interested. कोर्ट फिर डायरेक्शन देंगी कि हाँ आप कर सकते हो, जब परमिशन पहले कोर्ट से लेनी पड़ेगी, फिर कोर्ट जो है डायरेक्शन देंगी। फिर इसका सब रूल 2 क्या कहता है? सब रूल 2 कहता है कि जो कोर्ट होंगी, जब कोर्ट के पास आया तो हर केस में जब एक परमिशन या डायरेक्शन वो देते हैं, जो हमने अभी सब रूल 1 में पढ़ा, ऑल द प्लेंटिव्स एक्सपेंस गिव नोटिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। जो भी प्लेंटिव्स हैं उन सबको जो है वो दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा कि आपको जो है वो बनाया गया है पार्टी। अब यहाँ पर देखिएगा कि वो नोटिस मैंने आपको बताया था चाहे पर्सनल सर्विस से हो, और जब बहुत सारे पर्सन नॉट पॉसिबल कि पर्सनली दी जाए तो वो पब्लिक एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी दिया जा सकता है। सब रूल 2 हमारा रूल 8 का बात करता है नोटिस के बारे में। फिर जो हमारा थर्ड रूल है, सब रूल है, वो कहता है एनी पर्सन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट ए सूट इज इंस्टीट्यूटेड और डिफेंडेड अंडर सब रूल 1 मे अप्लाई टू कोर्ट टू बी मेड टू ए पार्टी सच सूट। मैंने आपको बताया कि वो अप्लाई कर सकते हैं कि हमें भी सूट का पार्टी बना दीजिए। अब देखो सब रूल 4 क्या कहता है? सब रूल 4 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई क्लेम छोड़ना चाहता है, सूट के दौरान कोई क्लेम छोड़ना चाहता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, या कोई सेटिस्फेक्शन करना चाहता है कि ठीक है कम में ही मैं सेटिस्फाई हूँ, इस तरीके अगर कुछ भी करना चाहता है तो कह रहे कि नो पार्ट ऑफ द क्लेम इन एनी सच सूट शैल बी अबेंडेड अंडर सब रूल 1 एंड नो सच सूट शैल बी विड्रॉन अंडर सब रूल 3 ऑफ रूल 1 ऑफ ऑर्डर 23। जो हमारा ऑर्डर 23 वो बात करता है विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट के बारे में, तो कब आप विड्रॉ कर सकते हैं, कब अमेंडेंट कर सकते हैं पार्ट ऑफ क्लेम के बारे में। तो यहाँ पर वही बात करें कि अगर आप इस तरीके के ऑर्डर 23 के अकॉर्डिंग विड्रॉ करना चाहते हैं, सूट को अबेंडन करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्लेंटिफ के एक्सपेंस पे नोटिस देना पड़ेगा। जो विड्रॉ करना चाहता है वो अब इसके एक्सपेंस पे नोटिस देना पड़ेगा बाकी सारे व्यक्तियों को जो कि इसमें इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, फिर आता है वेयर एनी पर्सन, जो कि हमारा ये नोटिस है सब रूल 2 में। ठीक है, फिर वेयर एनी पर्सन सुइंग और डिफेंडिंग इन एनी सच सूट डज नॉट प्रोसीड विद ड्यू डिलीजेंस। ये भी आपको बताया अगर ड्यू डिलीजेंस से नहीं आता, मतलब कि रीजनेबल केयर से वो नहीं आता सूट में डिफेंस से, कोर्ट में सब्स्टिट्यूट उसकी जगह पर जो है किसी और व्यक्ति को जिसका सेम इंटरेस्ट हो सब्स्टिट्यूट कर सकती है। और जो भी डिक्री पास की जाती है इस सूट के अंदर अंडर दिस रूल, वो बाइंडिंग होगी सभी पर्सन में, सभी पर्सन के बिहाफ पर, जहाँ पर जिनके की बिहाफ पे सूट इंस्टीट्यूट किया गया है या डिफेंड किया गया है। एक्सप्लेनेशन में कहा गया फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द पर्सन हु सू और आर सूड और डिफेंड हैव द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश दैट सच पर्सन हैव द सेम कोज ऑफ एक्शन। ये मैंने आपको बताया सेम कोज ऑफ एक्शन की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो किसकी? सेम इंटरेस्ट की। ऑर्डर 1 के रूल 8 को भी समझ लेते हैं। पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट ए पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन्स टू प्रेजेंट ओपिनियन और टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। यहाँ पर जब कोर्ट जब सूट ट्राई कर रही होती हैं, प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं और उन्हें लगता है कि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति हैं जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो गया है कि जो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली जो है सूट से रिलेटेड है और ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है कि उस व्यक्ति की ओपिनियन हम लें, तो उस व्यक्ति को ओपिनियन या उस व्यक्ति को या ग्रुप ऑफ व्यक्तियों को बुलाया जा सकता है क्या करने के लिए? अपनी ओपिनियन देने के लिए क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर। परमिट दैट पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन टू प्रेजेंट सच ओपिनियन एंड टू टेक सच पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द सूट एज द कोर्ट में स्पेसिफाई। जैसा कोर्ट को ठीक लगे वो परमिट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का ऑर्डर 1 रूल 8। आई होप आपको क्लियर होगा। नोट टेलीग्राम पे मिलेंगे और अनअकैडमी पे प्लीज़ 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 बच्चों मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए, स्पेशल क्लासेस ज़रूर देखिए, एक्सेस ले लीजिए अर्चना कोड यूज़ करके। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।